गाइस, मैं विश्वास है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। चलते हैं दोस्तों, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। व्हाई इंडिया नो लॉन्गर ट्रस्ट पाकिस्तान, द फुल स्टोरी। ओहो, चलें जी। अरविंद सेलजाज बट तश्कील चौधरी, ये मेरे अरविंद तो इंडियन है, तो बाकी ये शकील चौधरी पाकिस्तानी है, तो वो कौन है? सेलजाज बट उसका मुझे नहीं पता, आप बताएं। कश्मीरी होगा शायद। चलो देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं। भट्ट साहब, एक तो बात आपने की कि अब हमारी तरजीह जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते टेररिज्म। पिछले की आपने कहा आप कसम नहीं खाते, तो सर क्या 93 में जब बंबई पे पहला हमला हुआ उस वक्त पाकिस्तान की तरजीह इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी? जब 2001 में इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ उस वक्त पाकिस्तान की तरजीह इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी? फिर कश्मीर की असेंबली पे अटैक हुआ 2001 ही में, उस वक्त पाकिस्तान की तरजीह इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी। 2008 में बंबई पे हमला हुआ, उस वक्त भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी तरजीह नहीं थी। कब ये हमारी तरजीह बनी? कब हमने सोचा कि भाई इनफ इज इनफ, अब हमने ये काम नहीं करना? मेरा भी पहला सवाल इनसे यही था कि ये कब जाकर आपने फैसला किया कि नहीं भाई, अब हम दहशतगर्दी के रास्ते पे ना चल के अब हमारी पूरी तरजीह कौम की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी? ये तब आपने रियलाइज किया जब दुनिया ने आपको ये बावर कराया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए। और पहली मर्तबा नहीं आए हैं आप फैटफ के अंदर, मल्टीपल टाइम्स you've been called out for your terror related funding and activities. इंडिया को क्यों नहीं किया गया ये काम? आप कहते रहे जितना ही मर्जी, आरएसएस, हिंदू महासभा, और ये नाम सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं ये सुनने में नाम। अब मेरी बारी है, जरा सुन लें आप। बट सर प्लीज इंटरप्ट ना करें प्लीज, आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। सॉरी सर। तो ये बात ये है कि कब हिंदुस्तान की किसी भी तंजीम को या किसी फर्द को यूनाइटेड नेशंस ने अपनी 1267 सैंक्शंस कमेटी ऑन अल कायदा एंड दाइश जो उन्होंने बनाई, जिसके तहत उन्होंने डिक्लेयर किया कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी टेरर फाइनेंसिंग होगी, टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले इंडिविजुअल्स होंगे, तंजीमें होंगी, उन सब के ऊपर इनके तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इंडिया से एक भी इंडिविजुअल, एक भी ऑर्गेनाइजेशन आप अभी जाके यूनाइटेड नेशंस के 1267 सैंक्शंस कमेटी की लिस्ट पर देखें, नहीं मिलेगा। आपके मुल्क से 150 हैं, किस किस को बताते फिरेंगे? इसी वजह से पासपोर्ट की रैंकिंग इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया के बराबर है। हमने कोई, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग कोई जो है स्वीडन या कुछ सिंगापुर के बराबर नहीं है, मगर बीच में तो है कहीं ना कहीं पे। हमारा एक स्ट्रगल है 80 साल से, वो उस पर हम चल रहे हैं। लेकिन हमें खुशी है कि आप इल्जाम लगाते रहे, मोदी साहब ये हैं वो हैं फलाना ढमकाना, 11 साल हो चले हैं उनको आए हुए। एक भी तंजीम की हमारे यहां से उठा के यूनाइटेड नेशंस ने बैन नहीं लगाया इस तरह से। अब बात आती है आपका ये कहना कि जी बलूचिस्तान के बारे में। तो बलूचिस्तान में आपने कहा, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया। ठीक है, क्या हिंदुस्तान में से किसी ने उठ के ये कहा कि तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पाकिस्तानियों ने खुद कराया है? अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो चुप रहना सीखें, चुप रहना सीखें। किसी ने ये नहीं कहा ये खुद मरवा रहे हैं। फिर रहा सवाल ये, अगर मैं पाकिस्तान का हुक्मरान होता तो मैं बलूचिस्तान के आवाम का जो असल मुतालबा है, उनकी जो जमीनें हैं, उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन पे हक मलकियत का है, आज से नहीं है, अरसे दराज से है, मैं उसको एड्रेस करता। जब वो एड्रेस होता तो उसके साथ साथ अवाम के साथ एक मुफाहमत का, रिकंसिलिएशन का एक प्रोसेस स्टार्ट करता, जिसमें मैं ये कहता कि इतने बंदे हैं हमारे पास जो हमने, ये जो मैं कहते हैं ना कि जी फोर्स्ड जो वहां पे डिसअपियरेंस होती हैं, जिसके लिए खवातीन, मर्द, बच्चे आके और प्रोटेस्ट करते हैं, जिनके ऊपर वाटर कैनन चलाई जाती है, मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन ये देखा है मैंने भी। तो उनके साथ कोई बैठ के आप डायलॉग करते और वहां से बात आगे बढ़ती। हिंदुस्तान के अंदर भी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी रही है बड़े सालों तक, लेकिन आखिरकार यही मोदी साहब हैं जिन्होंने 2015 का नागा पीस अकॉर्ड किया, उनके जो जायज मुतालबात थे उनको तस्लीम किया और एक डायलॉग के जरिए
वहां पे इंसर्जेंसी को भी खत्म किया और उन लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फोल्ड में भी लेकर आए। तो ये आपकी कमी है। फिर मैं ये कहूंगा कि आप कह रहे थे जी इतने कौंसल खाने बनाए हुए थे, बॉर्डर के पास है, ये है वो है। आपकी आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, किया होगा चले, लेकिन उस वक्त अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, उससे पहले हामिद करजाई की गवर्नमेंट थी, जो दोनों ही आपको नापसंदीदा हुकूमतें थी अफगानिस्तान में। फिर 2021 में आपके लफ्ते जिगर, आपके चहेते, आपके लाडले तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमत में आए। वो तालिबान कोई हिंदुस्तान के दारुल उलूम देवबंद में तो नहीं बैठे थे कि जहां से हिंदुस्तान ने उनको पिक किया और एयरलिफ्ट करके अफगानिस्तान में ड्रॉप कर दिया। भैया आपके शहरों में थे वो, आपके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उनकी बड़ी लीडरशिप रहती थी। वहां पे उन्होंने बच्चों के बाद बच्चे पैदा किए, अच्छी खासी जिंदगी बिताई 20-25 साल, और जब उनका वक्त आया जो जाके और वहां पे बैठ गए। अब हुकूमत किसकी है? अब हुकूमत अफगान तालिबान की है। वो अफगान तालिबान जिनके लिए 2 दहाइयों तक आप ये कहते रहे कि ये गुड तालिबान हैं और ये जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं ये बैड तालिबान है, टीटीपी वाले। तो वो जो गुड तालिबान और बैड तालिबान की मिसालें कोई नरेंद्र मोदी तो नहीं देता था, वो तो आप देते थे, आपके हुक्मरान देते थे। तो फिर क्या हुआ? तो वो डीजीआईएसपीआर आपके साबिक फैज हमीद साहब चाय के प्याले पे गए हुए थे, बता रहे थे दुनिया को एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अंडर कंट्रोल, डोंट वरी अबाउट इट। तो फिर क्या हुआ? कोई इंडिया का एनएसए तो नहीं गया था वहां पे अजीत दोवल दुनिया को बताने के लिए कि जी हम आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। वो आपके डीजीआईएस आए थे। वो आपने, इमरान खान ने कहा था कि मैं अफगान कौम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं, तो गुलाम वो आजाद हुए हैं। तो आज जो हुकूमत वहां बैठी है उसको तो आपके साथ ताउन करना चाहिए था, उसको अपनी सरजमी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देने चाहिए थी। हम तो जब अपने काउंसिल खाने, अपनी एम्बेसी काबुल में बंद करके एयरलिफ्ट कर रहे थे अपने लोगों को, तो पाकिस्तान में तो शादियाने बजाए जा रहे थे। पाकिस्तान में तो यह कहा जा रहा था कि देखो देखो हिंदुस्तानी वहां से भाग रहे हैं और अब हमारे बंदे वहां पर आ गए हैं, अब सब ठीक होगा। सर, माजरत के साथ आपका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन है ना इस खित्ते को लेके, या अपने मुल्क को और अपने हमसाए वेस्ट में अफगानिस्तान को लेके, आप उसमें भी फेल हो गए हैं। आपसे मैं ये पूछूं, आपके हुक्मरान अभी जो थे, क्या नाम है जी इनका, ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा स्काई न्यूज के इंटरव्यू में, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा स्काई न्यूज में इंटरव्यू में कि हमारा दहशतगर्दों के साथ में एक माजी रहा है, एक पास्ट रहा है। और शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? आप कैसे किसी दूसरे को इल्जाम दे सकते हैं? किसी का जिहाद, किसी की लड़ाई, कौन कहां पर आया? यार मैं अगर पाकिस्तानी होता मैं जाके पूछता कि हमें बंदूकें क्यों दी तुमने? तुम हमारे हुक्मरान थे, पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट के तौर पे बना था, मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए बना था। तुमने हमारे हाथों में, जब हमें कोई काम देना चाहिए था, कोई हमें किताबें देनी चाहिए थी, सेहत देनी चाहिए थी, तुमने हमें बंदूकें क्यों थमाई? ये ठीक वैसे ही है कि मैं 10 कत्ल करके और 30 साल बाद जाके अपने वालिदैन के सामने खड़ा हो जाऊं और ये कहूं हाँ अब्बा जी मैंने 30 साल पहले कत्ल किए थे, माजरत है उसके लिए, लेकिन अब मैं घर आ गया हूं। मुझे कानून उसकी सजा देगा। ये जो जिल्लत, ये जो रुसवाई आप उठा रहे हैं, ये आपने बोया है, आप वही फसल काट रहे हैं। हमने क्यों नहीं दिया अपने बच्चों के हाथों में ये सारी बंदूकें और ये जिहाद के लिए हमने क्यों नहीं तैयार किया? एक इंडियन मुस्लिम जो है उसने बंदूक क्यों नहीं उठाई इस नाम नेहाद जिहाद के लिए? हमारी हुकूमतों ने वो काम क्यों नहीं किया? सारे दिन मुसलमानों पे ये जुल्म है, मुसलमानों पे वो जुल्म हो रहा है जी हिंदुस्तान के अंदर। एक इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान आना नहीं चाहता, एक भी नहीं आना चाहता यहां पे। अगर आपको कोई शक हो तो पूछ के देख लें।
हमारे यहां से जो है एक भी हिंदुस्तानी मुसलमान, कुछ तो वजह होगी सर कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता। आपके डॉन के अंदर ये खबर छपी है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है कि 5 से 7 हजार हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत कर रहे हैं हर साल। सर जी, सच्चाई ये है। कुलभूषण यादव करके आप कोई इक्विवेलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। कुलभूषण यादव को जहां से पकड़ा गया, आपका एक क्लेम है, इंडिया का एक क्लेम है, जिसके ऊपर दुनिया में कोई एक राय नहीं है। आपके नजदीक हो सकती है, पाकिस्तानियों के नजदीक कोई एक ओपिनियन उसे लेके, लेकिन इस दुनिया की हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनको लेके एक ही राय है कि वो दहशतगर्द है। यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियां हैं उनके ऊपर। आपने जब उनके ऊपर कार्रवाई तब की है सर, जब आपके अपनी रोटी के ऊपर बात आ गई। आपको कार्रवाई तब करनी चाहिए थी जब 2008 में वो यहां से आपके अपने मुल्क से उठ के और हिंदुस्तान में हमला कर रहे थे। आखिरी बात, मैं यहां वहां मैं आपकी तरह जो है ना शुद्धि तहरीक और ये वो करके बात को उलझाऊंगा नहीं, क्योंकि मुद्दा टेररिज्म का है। क्यों आप लोगों की, आप मास्टर हैं इस काम के अंदर। मगर पहले हिंदू महासभा तो बनी है 1915 में, 1925 में आरएसएस बनी है, और ये बात तो नहीं बताते उससे पहले हमने 1905 में मुस्लिम लीग बनाई थी। इस मुल्क के अंदर जब आप मजहब के नाम पे एक अलग रियासत का इंतखाब कर रहे थे, बना रहे थे, तब हिंदू आरएसएस, हिंदू महासभा के पीछे नहीं खड़ा था, वो कांग्रेस के पीछे खड़ा था। 60-65 साल तक, जिसका जिक्र आपने किया कि आपको जहां से ठंडी हवाएं आ रही थी, वो उसी कांग्रेस के पीछे खड़ा था। ये हिंदू जो आपके नजदीक जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर दैट मैटर बीजेपी या मोदी साहब है, ये आप पाकिस्तानियों की ही देन है इंडिया को। ये इस्लामिक नेशनलिज्म, इस्लामिक टेररिज्म के बुनियाद पे आपने जो गंद डाला है इस बड़े सगीर में, आपका क्या ख्याल है 100 करोड़ हिंदू हैं, वो कभी नींद से जागेंगे नहीं? वो कभी अपना रिएक्शन देंगे ही नहीं? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सोशल साइंसेज में 2+2 इज नॉट इक्वल टू 4 सर। आप अगर एक अरसे दराज से दहशतगर्दी करते रहेंगे तो सामने से रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि जो सियासतदान होता है वो मेरे जैसे, आप जैसे सेक्युलर लिबरल जो जो वहां पे तबका है उसको केटर नहीं करता। वो सोसाइटी के लोएस्ट डिनोमिनेटर पर जाके अपनी स्पीच करता है, और उनके अंदर वो बातें रेजोनेट करती हैं। जब मुंबई में 2008 का हमला हुआ, हम 4 दिन बाद अपनी अपनी नौकरियों में, दफ्तरों में, कारखानों में, खेतों में चले गए, कोई एक बंदा नहीं आया प्रोटेस्ट करने। इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि लोगों में गुस्सा नहीं था। हम चाहते हैं कि हम मुआशी तौर पे तरक्की करें। आप ये कह रहे हैं कि आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इंडिया ने तो बंद नहीं की थी ट्रेड, 2019 में आपने बंद की। और ट्रेड को बहाल करने के लिए कि आपकी तरजीह, आपने कहा ट्रेड है, वो भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर ट्रेड आपकी तरजीह होती तो आपके साबिक वजीर आजम इमरान खान एज अ कॉमर्स मिनिस्टर ट्रेड की समरी पे साइन कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं कि इंडिया से ट्रेड करेंगे, फिर अपने ही मसौदे को कैबिनेट में लेके जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग उनको कहते हैं हमारा तो पॉलिटिकल सारा जो हमारा स्टेक होल्डर्स हैं वही हमसे नाराज हो जाएंगे अगर हमने हिंदुस्तान से कोई ट्रेड कर ली, तो वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो सर उस वक्त जनरल बाजवा ने जियो इकोनॉमिक्स की बात की, लेकिन उसको अमली जामा किसी ने पहनाया पाकिस्तान में? नहीं पहनाया। जब जब आपके हुक्मरानों को सूट करता है, अभी थोड़े टाइम पहले आपके अभी जो इक्तदार में बैठी है हुकूमत, उनकी कोई फैक्ट्रियां हैं, उनको कुछ मशीनें इंपोर्ट करनी थी, उन्होंने हिंदुस्तान से मंगा ली। बावजूद कि हमारे दरमियान सिफारती ताल्लुकात डाउनग्रेड थे 2019 से, बावजूद की ट्रेड भी नहीं हो रही थी, रॉ मटेरियल जो है आप हिंदुस्तान से दवाइयों का मंगवा रहे थे, मेडिसिन पाकिस्तान बदस्तूर आ रही थी। उस वक्त गैरत कहां मर जाती है? उस वक्त गैरत कहां मर जाती है? उस वक्त ये क्यों नहीं कहते कि जी इन्होंने कश्मीर में ये किया है, जो वहां का जो स्पेशल स्टेटस था उसको एब्रोगेट किया है, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, भूखे मर जाएंगे लेकिन दवाइयां नहीं लेंगे इनसे। आपने ली दवाइयां,
कौम को ये भी बताएं, कौम को ये भी बताएं कि ये काम भी हम करते रहे हैं, किया है आपने जी वो काम भी। तो ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है ना सर, ये जो आप बार बार दिखाते रहते हैं दुनिया के अंदर, आप जो मर्जी कहें, आप अपना पासपोर्ट ले जाके किसी दुनिया के किसी मुल्क में रखेंगे, वो आपको कैसे देखेंगे, वो तय करेगा कि आपका ग्लोबल नैरेटिव किस तरह से शेप होता है। आपके बच्चों जी को, आप बस 10 सेकंड है सर, आपके बच्चों को आप जो तालीम देंगे, उस तालीम से वो हमारे बच्चों का मुकाबला करेंगे, किसी ग्लोबल स्टेज के ऊपर आके कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के सीईओज बनेंगे, दुनिया को लीड करेंगे, इनोवेशन को लीड करेंगे। हमारे यहां पे 20 साल पहले आईटी रिवॉल्यूशन आया, आप हमसे वहां कंपीट करते, आपने टेररिज्म को अपना वाहिद एक्सपोर्ट बनाया। मोदी साहब की क्या बात करते हैं, 75% अपनी जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप होती है मुसलमानों को देते हैं वो, ये आप कभी नहीं बताएंगे। केरल के अंदर उन्होंने जो स्पीच की और ये कहा कि मैं यहां से पाकिस्तान के आवाम से मुखातिब होकर उन्हें ये कहना चाहता हूं कि आओ हमसे मुकाबला करो, देखते हैं कि पहले गुर्बत को कौन हम में से खत्म करता है, जहालत को कौन खत्म करता है, हमारे यहां से बेरोजगारी को कौन खत्म करता है। उनकी उन स्पीचेस को भी कोट करें। ये जो सिलेक्टिव आप आउटरीच दिखाते हैं ना सर, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान। हमने मजहब के नाम के पे मुल्क नहीं बनाया, आपने बनाया है। आपने जस्टिफाई करना है अपने आने वाली नस्लों को कि हम इनसे मुख्तलिफ कैसे हैं। हमारे अंदर ये तजाद नहीं है। आज देख लें इंडिया के अंदर आप जाके, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है हमारे नजदीक। हिंदुस्तानी मुसलमान चाहे जिस भी हालत के अंदर है, पाकिस्तान तो नहीं आना चाहता। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन फिलहाल यही जी रखता हूं। अच्छा भट्ट साहब, आपने इंडिया के कॉन्सुलेट्स की बात की अफगानिस्तान में जो है, मैंने इस पे काफी रिसर्च की है, बड़े अरसे से लगा हुआ हूं इसके पीछे। और हमारे यहाँ आप जैसे पढ़े लिखे लिबरल सेकुलर माइंडेड लोग भी, मैं समझता हूं कि जिनके पास कुछ ना कुछ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी हैं, वो भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। आपने उसको साबित किया। तो सर आपको तो जरा क्रिटिकली देखना चाहिए इन चीजों को। एक आम दुकानदार, एक आम ताजर जो है वो इससे मुतासर हो जाए, एक मजदूर हो जाए तो वो समझ में आती है बात। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा बंदा जिसने मास्टर्स किया हो अच्छी एक यूनिवर्सिटी से, वो भी उसी प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाए तो जरा हैरत होती है। मसलन कॉन्सुलेट्स कितने थे इंडिया में, इंडिया के अफगानिस्तान में? सर मैंने शुरू किया काउंट करना, 9 से शुरू किया था। हारून रशीद साहब ने कहा जी 9 हैं। उसके बाद फिगर चला 14 का, फिर 22, 35, लास्ट जो मैंने पढ़ा एक उर्दू अखबार में 65 कौंसल खानों तक बात पहुंच गई थी सर। और ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, आप 2 मिनट की सर्च करें, गूगल पे लिख लें, हाउ मेनी इंडियन कॉन्सुलेट्स आर देयर इन अफगानिस्तान इन दिस डे एंड एज। पाकिस्तानियों को किस तरह से बेवकूफ बनाया गया इस इशू पे, तो बाकी इश्यूज पे क्यों नहीं बनाया जाएगा? सर कॉन्सुलेट जो है ना, कोई माचिस की डिब्बियां नहीं होती कि आप यूं छुपा लेते हैं। उसके लिए 2 गवर्नमेंट्स का बकायदा एग्रीमेंट होता है। और ये एक वेल नोन फैक्ट है कि इंडिया के 4 कौंसल खाने थे, पाकिस्तान के भी 4 थे, और इंटरेस्टिंगली उन्हीं शहरों में थे, हेरात, मजार शरीफ शुमाल में, और जनूब में थे कंधार और जलालाबाद। और हमारे इतने पढ़े लिखे जर्नलिस्ट जो हैं वो बेवकूफ बनते रहे जनाब, बड़ी बड़ी डिबेट्स करते रहे इस बेसिस पे, इंडिया के जी इतने कौंसल खाने क्यों हैं। हाँ, अब तो आपके जिगर के छल्ले बैठे हैं वहां पे। अब व्हाट वेंट रॉन्ग देयर? जी हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल। एक बलोचिस्तान की भी मैं ब्रीफली बात कर दूं। बलोचिस्तान का मसला सर हमने डिलिबरेटली पैदा किया। जमाली साहब, प्राइम मिनिस्टर जमाली से मैंने ये खुद सुना कि जब ये मसला पैदा हो रहा था तो मैं जनरल मुशर्रफ के पास गया और मैंने कहा सर आप 1 मिनट की कॉल कर दें, खैर खैरियत मालूम कर लें भुगती की। आई एश्योर यू ही विल बी इन इस्लामाबाद टुमारो। मुशर्रफ ने कहा उसको कहो कि वो मुझे फोन करे। तो जमाली साहब ने कहा कि सर मैं उसको 40 साल से जानता हूं, वो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लेंगे ही विल रिस्पॉन्ड टू यू इन अ पॉजिटिव मैनर। मुशर्रफ रिफ्यूज टू मेक 1 फोन कॉल। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पॉलिटिशियंस ने कोशिश की। चौधरी साहब ऊपर से ये भी कहा कि हम तुम्हें यहां से मारेंगे, तुम्हें हिट करेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें कहां से पता चला। जी यानी तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वाह अरविंद ने क्या ही नज़ारे लगा दिया। मैं तो कह रहा इसको बोलने नहीं देगा। मतलब 18-19 मिनट की वीडियो में मेरा ख्याल में 16 से 17 मिनट लगातार बोल दिया। क्या रिकॉर्ड बना दिया सर अरविंद ने। बातें उसने काफ़ी ठीक की हैं, काफ़ी ठीक की हैं। और उसने ये मोटा मोटा अफगानिस्तान को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर जब स्टोरी क्रिएट की है, ये जो बताया है कि हम पाकिस्तान पर क्यों नहीं एतमाद करते, वो सारी चीज़ें उसने बताई हैं कि आपका जो
सबका DGISI था, क्या नाम है, फैज अमीद, वो चाय की चुस्कियां लगाने के लिए अफगानिस्तान चला गया। यार उसके इतना बावजूद देख भी लो, बेचारे ने एक कप चाय पी लिया तो आप उसके पीछे पड़ गए। हर अरे बात वो पे बेचारा चाय कहाँ से हो गया, पहले तो पता ये नहीं बता उसको दो, हजम बेचारा भी उसकी हुई माँ होगी मरी नहीं। हुई थी, क्या हुआ था उसको, बेचारा कैसे हो गया। बेचारा ऐसे नहीं, ही ना। मुझे हैरत इस बात की होती है कि आप चाहते हैं कि जैसे आपका मुल्क हमारे कंट्रोल में है, वैसे ही दूसरे साथ वाले जो मुल्क है वो भी हमारे कंट्रोल में भाई है। वो नेपर आप जब भी अमेरिकन जो है वहां से निकले हैं, कूच किया है, आपने जहाज जो पकड़ा डायरेक्ट वहां पे लैंड कर चुके हैं और वहां पे चाय ऐसे पी रहे हैं जैसे सारा कुछ आपने कंट्रोल कर लिया। लेकिन तालिबान जो है वो आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं रहे, उन्होंने अपनी मनमर्जी की है, वो आपसे आज़ाद हो गया, आपसे अलग हो गया, अपने मुल्क को चलाने लग गए। लेकिन आपने तो वहां जाकर सही यही शो किया है ना कि जैसे भाई सारा मामला Everything is under control। अफगानिस्तान के जो जितने भी मामला हैं वो हमारे अंडर कंट्रोल आ चुके हैं। और उस दिन तो मुझे हैरत होती है अपनी जनता पे, अपनी आवाम पे, कि इतनी पागल आवाम हो सकती है कि जो खुशियां मना रही है, मिठाइयां बांट रही है कि लो जी अफगानिस्तान जो है वो अमेरिका से आज़ाद हो चुका है। नहीं, वो उसके अरविंद का सवाल ये था कि आपने ये सारा कुछ किया, खुशियाँ मनाइयाँ, चाय पी, लेकिन फिर भी आज मतलब आज हमें इंडिया उनसे अच्छे क्यों नहीं है, इंडिया को दोष क्यों देते हो अफगानिस्तान के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर? या तो आप BLA को क्यों नहीं रोक पा रहे, तालिबान को क्यों नहीं रोक पा रहे? हम तो नहीं गए, हमारा DGIS नहीं गया, अजीत वोल्ट नहीं गया, DGI फैज अमीद भी गया था, खुशियाँ मनाई थी। इमरान खान ने ये कहा था कि इसने कौम आप आज़ाद हो गई है। सही बात की थी, आजाद तो हो गई। मतलब उनके कहने का मकसद ये था कि जो आप इंडिया पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि इंडिया सारा कुछ करा रहा है। एक शकील ने जवाब दिया उसका कौंसलेट के लिहाज से, कितने कौंसलेट इंडिया के थे, अब इंडिया कितने ज़्यादा कौंसलेट उधर ज़्यादा अफगानिस्तान में। लेकिन बात ये भी वैलिड है कि पाकिस्तान के इतने गैर तल्लुकात होने के बावजूद बॉर्डर साथ साथ है, फिर भी इंडिया के दोष देना कि इंडिया ये सारा कुछ करवा रहा है बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान के थ्रू। तो आप फिर उधर क्या चाय की वजह उधर मुद्दर पीने गया थे? भाई बात ये है इंडिया अगर वो जिस भाई ने वो शकील चौधरी जो बात की वो बिल्कुल मैं उसको सही मानता हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो कुछ भी यहाँ बलूचिस्तान में जो भी एक्शन हो रहा है ना, ये इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं। उसकी बात पर उसको जो है वो कहते हैं कि जो बलोची हैं वो सही कर रहे हैं, बलूचिस्तान का मुद्दा उठाते आप हैं। खालिस्तान क्यों उठाते हैं? खालिस्तान का कौन हमारे कंट्री में किसने उठाया है? वाह रे वाह। जिस तरह इंडियन बोलते हैं इस तरह पाकिस्तानी खालिस्तान बोलते का हैं, नहीं बोलते हैं। कौन बोला है इस तरह? आपने जो रास्ते खोले हुए हैं इधर लाहौर की साइड, वो क्या नाम है, करतारपुर, और ये ननकाना साहब, किस लिए खोले हुए हैं? वो सिर्फ सिखों के लिए खोले हुए ना? हिंदू भी आते हैं, लेकिन मेन मकसद तो सिखों का ही ना। सिखों के दिल में एक सेकंड है और यार तुम जो चलाकी जो तुम खेलते हो ना, पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी चलाकी खेलते हैं ना, चलाक पाकिस्तानी भी बहुत है। चलाकी जो पाकिस्तान खेल रहा है ना, वो हमें भी पता है, हम बच्चे नहीं है, हम फीडर नहीं पीते, हमें भी पता है पाकिस्तान ये करतारपुर क्यों खोला। गिलास से पीते होंगे, हम फीडर नहीं पीते, ये पाकिस्तान चलाकी खेलता है कि सिखों के दिल में मोहब्बत डालें। वो पहले उनके हाँ मसला चला हुआ है खालिस्तान का, हम इधर से रास्ता खोलेंगे और वो कहेंगे भाई पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान के साथ हम मिला करके हम, मतलब ये चीज़ें होती हैं। जिस तरह बलूचिस्तान में आप कहते हैं ना इंडिया करवा रहा है, तो पाकिस्तान तो डायरेक्ट रास्ता दे रहा है ना उसको खालिस्तान के लोगों के साथ जो है वो अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी गलत ठहरा रहे। क्या यार आपकी तो मैं नॉलेज की इक़्तिदार देता हूँ। अच्छा बेचारा उन्होंने रास्ता खोला है, वो बॉर्डर से जो है वहां से वो देखते थे मुश्किल से अपनी इबादतगाह को, तो उनके लिए रास्ता खोल दिया, तो वो जो है वो डायरेक्ट आ जाते हैं ननकाना साहब में, वहाँ पर जो है वो इबादत जो भी करते हैं आते हैं और फिर चले जाते हैं, सब जानते हैं। और उसके अलावा बच्चा जानते हैं, हिंदू भी आते हैं और वो भी विजिट करते हैं, और इनको इतना अच्छा यहाँ पर उनके साथ सलूक किया जाता है, उनको सब जानते हैं। उनको बच्चे कोई भी इधर से कोई भी नहीं खाता, इधर से खाते हैं सब। तो इधर से खाते हैं, खाने के लिए अल्लाह ने जगह ये दी है। अच्छा एक और बात उन्होंने की कि ट्रेड की, भाई जब इमरान खान साहब थे तो उस वक्त ट्रेड जो है वो आपने बंद की। तो मैं ये इमरान खान का सबसे बड़ा फॉल्ट समझता हूँ कि उन्होंने ट्रेड जो है जब थोड़ी सी कोई बात होनी है दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ कलेश वगैरह या कोई लड़ाई वगैरह का खदशा होता तो वही ट्रेड बंद कर दो, तो उससे ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हुआ। ट्रेड तो इंडिया कर रहा है, दूसरे मुल्कों के साथ भी कर रहा है और उसकी इकानमी जो है वो हमसे कई गुना बड़ी भी है। तो
तो नुकसान इसमें कह लें कि पाकिस्तान का हुआ। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो माशी लिहाज से जो है ना अपना जो भी इसका बहरान वगैरह उस पर काबू पाना ही नहीं चाहता है, उसको इससे लेन देन भी कोई नहीं है। जैसे वो भाई ने भी बोला है कि वाकई अगर पाकिस्तान इंटरेस्टेड होता है ना अपने आप को बूस्ट देने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, तो उसकी अगर मिन्नतें भी करनी पड़ती तो उनके साथ ट्रेड करता भाई। हालांकि वैसे भी अगर आज हम उनकी मेडिसिन की बात करें तो हम दुबई के रास्ते से इंडिया की ज़्यादा मोस्टली जो मेडिसिन है वो इंडिया की इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम डायरेक्ट नहीं ले रहे लेकिन दूसरे मुल्कों से जरूर ले रहे हैं, टैक्सेस बढ़ा के या उनके किराए फेयर वगैरह जो है वो बढ़ाकर इस्तेमाल इंडिया की कर रहे हैं। सिर्फ नाक ऊंची रखने के लिए हम वो पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इमरान खान की बहुत बड़ी गलती थी जो उन्होंने की है। तो आइंदा मुझे लगता है कि आप इमरान खान अगर निकलेंगे या आएंगे बाहर, अगर इख्तियार मिलेगा तो फिर ये शायद रिपीट ना करें। लेकिन ये गलती जो है ना बहुत बड़ी गलती उन्होंने की थी, क्योंकि हमारे हालात तो पहले ही कमजोर थे। हमें अगर कोई ऐसा मसला होता भी है तो हमें ट्रेड बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाइना और इंडिया के हमसे ज्यादा कह रहे हैं कि झगड़े जो लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी ट्रेड नहीं बंद की। तो ये भी बहुत बड़ा इमरान खान के दौर का एक फॉल्ट था। अच्छा, वो सीटियाँ जो ली थी चाय की, वो मजा आ रहा, वो अफगान आपकी बात नहीं मान रहा है। उन्हीं अफगानियों का आप मैं कहता हूँ सही अफगानियों ने किया, उन्हीं अफगानियों का आप मैं कहता हूँ कि गैरतमंद अफगानी है, इस वजह से गैरतमंद है कि इनके जान से में नहीं आए। सारी उम्र इन्होंने इस्तेमाल करना था अपने मतलब के लिए, अपने मकासद के लिए। बहुत अच्छे रह गए जो इनके जान से में नहीं आए, इनके चक्कर में नहीं आए, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो जानती है सारा कुछ आप जो है जलील हो रही है। तो मैं यही कहूँगा कि अफगानी जो है बिल्कुल ठीक रह गए। ये बातें अरविंद ने बड़ी लंबी चौड़ी की थी, बड़ी शानदार तरीके से ताड़ा था। क्लियर बात है, बड़ी शांत भाई ने भी ठीक जवाब दिया, उनकी कॉन्सुलेट जो है उसके बताया था कि इतने ज्यादा, मैं भी सुन के काफी हैरान हुआ कि इतने 25 से 25-30 को ताड़ा था, नहीं ज्यादा थे। हर शहर में तकरीबन हो गए होंगे ना, बहुत ज्यादा तादाद में थे। तो इतने देखकर क्यों जरूरत पड़ी इंडिया को, इस बात में मुझे भी हैरानी हुई कि इतने ज्यादा कॉन्सुलेट वहाँ पे होने चाहिए। तो भाई आप फेल हुए तो वो गए हैं, पहले आप गए थे ना। नहीं तो इतने कॉन्सुलेट से काम, थोड़े कॉन्सुलेट से ये तो नेबर थे ना, इंडिया के नेबर तो नहीं है उसका अफगानिस्तान का। चलो बात इतनी है कि हम फेल हुए हैं अफगानिस्तान में, हम फेल हुए हैं बलूचिस्तान में। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, टेक केयर।